अपर्णा जी। नीरज भाई, क्या हुआ? देखिए ना, ये अपर्णा जी दरवाजा नहीं खोल रही है। दरवाजा नहीं खोल रही? हाँ, मैंने कई बार बजाया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है, जबकि उन्होंने खुद ही आज मिलने के लिए मुझे बुलाया था। नीरज भाई, अंदर से बदबू कैसी आ रही? बदबू तो बहुत अजीब सी आ रही है, पता नहीं अंदर क्या रखा हुआ है। अरे अपर्णा जी दरवाजा नहीं खोल रही यार। नीरज भाई, अपर्णा जी अपने नौकर हरीश के साथ अकेली रहती थी ना जी। अब अपर्णा जी दरवाजा नहीं खोल रही है तो उनका नौकर हरीश कहाँ है? उसे तो खोलना चाहिए। अरे हाँ, ऐसा करता हूँ मैं हरीश का नंबर ट्राई करता हूँ। हाँ देखिए। उसे तो उठाना चाहिए था। अरे उसका फोन तो स्विच ऑफ बता रहा है। अब तो मुझे भी टेंशन हो रहा है, कहीं अपर्णा जी किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है। ऐसा करते हैं, दरवाजा तोड़ देते हैं। अरे नहीं नहीं नीरज भाई, बिना सोचे समझे काम करने से पहले हम पुलिस को फोन कर लेते हैं। ठीक है क्यों भाई? बराबर बराबर। पुलिस को फोन कीजिए। मैं फोन करता हूँ। हाँ, क्या हुआ? सर, मैंने ही आपको कॉल किया था। यहाँ अपर्णा जी रहती हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खोल रही है और बहुत अजीब सी बदबू आ रही है। तोड़ दो। जी सर। अपर्णा जी, हटो अपर्णा जी, हटो। आप पीछे हटिए, पीछे हटिए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। जी सर। नमस्कार, सावधान इंडिया इंडिया फाइट्स बैक में मैं सुशांत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी अभी आपने देखा कि किसी ने एक बुजुर्ग महिला की बेहद निर्ममता से हत्या कर दी। आखिर इतनी उम्रदराज औरत से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है और इतनी निर्ममता से क्यों मारा गया उन्हें? आज की हमारी घटना है महाराष्ट्र के नासिक शहर की, एक ऐसी घटना जिसने पूरे शहर को चौंका कर रख दिया। इनके फैमिली में से किसी का भी फोन नंबर है आप लोगों के पास? सर, इनकी एक पोती है जो मुंबई में रहती है, उनके पति का नंबर है मेरे पास। फोन लगाइए। हाँ बोलो नीरज। क्या हुआ संजय? अंजलि, वो दादी। क्या हुआ दादी को? डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट बना दी। अंजलि जी, आपकी दादी की डेथ एक नेचुरल डेथ, इसलिए मुझे नहीं लगता पोस्टमार्टम करने की कोई ज़रूरत है। डॉक्टर के हिसाब से घर से बाहर निकलते वक्त आपके दादी ने पहले लकड़ी का दरवाज़ा खोला होगा और फिर उन्हें अचानक अस्थमा का अटैक आ गया। क्योंकि उनके हाथ में अस्थमा का पंप नहीं था, इसीलिए लकड़ी का दरवाज़ा और लोहे के ग्रिल के बीच में गिर पड़ी और उनकी मौत हो गई। ये घर में कुछ भी चोरी भी नहीं हुई है और जहां तक मुझे लगता है ये कोई लूटपाट का भी मामला है नहीं, सो इट्स अ नेचुरल डेथ। तो आप लोग अंतिम संस्कार की तैयारी कीजिए। अंजलि, संभालो अपने आप नीरज, देखो ये जगह हमारे लिए नहीं है।
दादी के अंतिम संस्कार का सारा इंतजाम तुम्हें ही करना होगा। डोंट वरी संजय, तुम अंजलि का ख्याल रखो। क्योंकि उनके हाथ में अस्थमा का पंप नहीं था, इसीलिए लकड़ी का दरवाजा और लोहे के ग्रिल के बीच में गिर पड़ी और उनकी मौत हो गई। रुक जाइए, अंतिम संस्कार के लिए अभी बॉडी नहीं ले जा सकते, मैं पोस्टमार्टम के लिए भेजना होगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आपने तो कहा था कि बॉडी को पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डेथ नेचुरल है। क्योंकि आपकी पत्नी अंजलि जी को शक है कि नेचुरल डेथ नहीं एक मर्डर है। सर, मैं अपनी दादी को अच्छे से जानती हूँ। घर से बाहर जाते वक्त वो कभी भी अपना अस्थमा पंप नहीं भूलती थी, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो उनका पंप पर्स में नहीं बल्कि अंदर रैक पे रखा हुआ था। इसका मतलब है कि दादी घर से बाहर नहीं जा रही थी। लेकिन अंजलि, ये भी तो हो सकता है कि दादी पंप लेना ही भूल गई हो। संजय, दादी पर्स भूल सकती थी लेकिन अपना पंप नहीं। अरे दादी, अब जल्दी चलो, देर हो रही है। अरे दादी, अब चलो, भी लेट हो जाएगा। हाँ बाबा, हाँ आ रही हूँ। इस उम्र में अभी कितना भगावे, थोड़ी तो शांति रख। चलाती हूँ। अरे बाप रे, मेरा पर्स भूल गई। दादी, पर्स छोड़ो, आपने अपना पंप लिया, वो फुसफुस। अरे इस उम्र में मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, तू चिंता मत कर। लेकिन ये मेरा फुसफुस ये नहीं भूल सकती। अच्छा, आपकी दादी यहाँ अकेली रहती थी या इनके साथ कोई रहता था? उनके साथ हरीश नाम का एक सर्वेंट था, लेकिन जब से हम लोग यहाँ आए हैं हमने उसे नहीं देखा। उसका अता पता है आपके पास? इंस्पेक्टर, दरअसल पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तो हमने ही हरीश को यहाँ पे रखवाया था। नीरज ने उसे हमारे पास भिजवाया था। जी, मैं उस नौकर को तब से फ़ोन लगा रहा हूँ जब से मैं अपर्णा जी से मिलने आया था, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है। वैसे आप इन लोगों के कौन लगते हैं? वैसे तो मैं इस एरिया का प्रॉपर्टी डीलर हूँ, लेकिन अपर्णा जी मुझे बहुत अच्छी तरह जानती थी। सर, नीरज जी हमारे फैमिली मेंबर जैसे ही। ओके, देखिए घर में चोरी वगैरह तो नहीं हुई है, इसलिए नौकर का मोटिव मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी पूछताछ करना जरूरी है। आपके पास उसका अता पता, एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह कुछ है? जी, नंबर तो उसका लग नहीं रहा है, लेकिन उसके गांव का एड्रेस है मेरे पास। एड्रेस और फ़ोन नंबर लो और पता करो, और बॉडी को इमीडिएटली पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। अंजलि जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाए, आप और आपके पति संजय जी शहर से बाहर मत जाइए। जी। एक बात तुम्हें बोलूं अंजलि, जो इंसान एक बार चला जाता है ना बहुत दूर, तो फिर कभी लौट कर नहीं आता। दादी हमसे बहुत दूर जा चुकी है, वो कभी अब वापस नहीं आएगी। फिर ये पुलिस केस वगैरह ये सब करके क्या फायदा है बताओ?
सिर्फ इस यकीन पर कि दादी कभी अपना पंप नहीं भूलती थी। आखिर वो भी एक इंसान थी, भूल उनसे भी हो सकती। तुम जरा सोचो, कोई उनका खून क्यों करेगा? बोलो। और डॉक्टर ने भी क्या कहा? डॉक्टर ने कहा ना कि उनकी डेथ नेचुरल डेथ थी। नहीं संजय, दादी की डेथ नेचुरल नहीं थी, उनको किसी ने मारा है। और जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि किसने और क्यों मारा है, मैं यहां से वापस नहीं जाऊंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब मैं इसमें क्या कह सकता हूं अंजलि? अंजलि, मैं एक बात और तुमसे कहना चाहता हूं। देखो, मैं जानता हूं कि ये सही वक्त नहीं है उस बात का, लेकिन अंजलि, वो दादी का जो शहर के बाहर वाला प्लॉट है, क्यों ना हम उसे बेच दें? देखो अंजलि, ना हम यहां रहने वाले हैं, ना हमारा यहां कोई काम है ना? तो फिर उस प्लॉट को रख के क्या फायदा? और मुझे पता चला है कि अब उस जगह की कीमत भी बहुत बढ़ गई है। तो उससे जो पैसे आएंगे, उस पैसे से मैं अपने बिजनेस में कुछ कर लूंगा। तुम तो जानती हो अंजलि कि रिसेशन की वजह से मेरे बिजनेस में कितना बुरा असर पड़ा है, कितना बुरा चल रहा है मेरा बिजनेस। और अब हम यहाँ जब कुछ दिन रहने वाले हैं, तो क्यों ना एक अच्छा बायर ढूंढ लें। ठीक है, मैं एक बार नीरज जी से बात कर लूंगी। ओके। हेलो, जी इंस्पेक्टर सर, ठीक है, हम लोग अभी आते हैं जी। यही आपकी दादी का नौकर है? जी सर, यही हरीश है। साहब, हमें कुछ पता नहीं था साहब। 3 दिन पहले अपर्णा मैडम ने हमें छुट्टी दी थी, गांव गए थे, कुछ काम था। हमें क्या पता था कि हमारे जाते ये सब हो जाएगा। झूठ बोल रहा है तू? नहीं साहब, हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? अपने सच का सबूत भी नहीं दे सकते साहब। अपर्णा मैडम जिंदा होती तो वही बता देती कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, जा तू, लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, शहर छोड़ के बाहर मत जाइए, समझा? जी साहब। चल। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ ऐसा कोई भी सबूत नहीं लग रहा है जिससे हम किसी पे शक कर सके या हमें इससे ज़्यादा कुछ पता चल सके। एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने दीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा। जी, थैंक यू। हाँ बोलो नीरज। नहीं, देखो, अभी कुछ पता नहीं चला है। हाँ, वो नौकर हरीश जो है वो मिल गया है, लेकिन उसकी बातों से लगता नहीं कि उसने कुछ किया होगा। हाँ। अच्छा सुनो, देखो, मुझे तुमसे कुछ काम है, मैं तुमसे कल सुबह मिलना चाहता हूँ। चलो हम कल सुबह मिल लेते हैं। ओके? हाँ ठीक है, ओके बाय। नीरज चलो। वैसे प्रॉपर्टी की बात करने के लिए अपर्णा जी ने खुद उस दिन मुझे बुलाया था, लेकिन अभी इस वक्त ये सब बात करना ठीक नहीं है। देखिए, अपर्णा जी अभी चल बसी हैं और पुलिस केस का भी मामला है। देखिए, मेरे ख्याल से तो हम लोगों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। प्लॉट हम बाद में बेच लेंगे। अब हमें इंतजार करके और क्या फायदा है बताइए? प्लॉट हमें तब भी बेचना और अब भी। दादी की जिंदा रहते रहते इस प्लॉट का फायदा उसे हुआ नहीं। कम से कम उनके जाने के बाद उनके परिवार वालों को तो इसका फायदा हो जाए। क्या कहते हैं आप? देखिए, मेरे कहने का मतलब तो सिर्फ। हाँ इंस्पेक्टर साहब। अंजलि जी, आपसे कुछ बातचीत करनी थी, मैं आपके घर आ रहा हूँ। ठीक है, हम लोग अभी घर पे पहुंचते हैं जी। संजय, हमें अभी घर जाना होगा, इंस्पेक्टर साहब आए हैं। क्या हुआ, कुछ बताएं क्या? नहीं, वो तो घर जाके ही पता चलेगा, हम लोग बाद में बात करते हैं। ठीक है, चलो चलो। अंजलि जी, मुझे आपसे ये जानना है कि आपके दादी के मौत के वक्त आप और आपके पति संजय जी कहाँ थे? सर, मैं उस दिन मुंबई में थी। इनफैक्ट मैंने दादी को कॉल भी किया था, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। मैंने कई बार दादी को कॉल किए थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि। और सर, संजय उसी दिन पुणे से वापस आए थे। ये अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए गए थे।
उसी दिन, मतलब जिस दिन दादी की मौत हुई थी। जी। नहीं मैडम, आपके पति किसी बिजनेस ट्रिप से बाहर नहीं गए थे। मतलब ये कि ये नासिक में थे। हीरा होटल बिल और टिकट। हाँ तो संजय जी, आपने सबसे झूठ बोला, क्यों? वो एक्चुअली मैं दादी से मिलने के लिए यहाँ आया था। ये बात मैं अंजलि को बताना नहीं चाहता था। बात ये है, मैं दादी से प्लॉट को बेचने के सिलसिले में बात करना चाहता था। इंस्पेक्टर साहब, मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है, अर्जेंटली जरूरत है। मेरा बिजनेस डूब रहा है। और जब वो नहीं मानी तो आपने उनका खून कर दिया और अब वो प्लॉट बेचना चाहते हैं आप, राइट? नहीं नहीं, ये बात सच नहीं है। मैंने दादी को नहीं मारा। मैं समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारे दादाजी की यादें उस प्लॉट के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए वो प्लॉट बेचना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। पर मैं समझ सकती हूँ बेटा, जब मुझे पता है कि मेरे बच्चे मुसीबत में हैं, तो उन्हें मुसीबत में छोड़कर वो प्लॉट रख के मुझे क्या फायदा। और ये प्लॉट बेच के अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तो और ही अच्छा लगेगा ना मुझे। दादाजी की यादें तो मेरे साथ हमेशा मरते दम तक रहेगी। ये प्लॉट रहे ना रहे, जो कुछ भी है वो तुम्हारा और अंजलि का ही तो है। ठीक है, मैं नीरज जी से बात करके किसी अच्छे इंसान को ये प्लॉट बेचने के लिए बोल देती हूँ। अरे हाँ, मुझे तो याद ही नहीं था कि ये नीरज प्रॉपर्टी एंड लैंड में भी डील करता है ना दादी? और इसलिए मैंने अंजलि को नहीं बताया, क्योंकि मैं चाहता था कि दादी अंजलि को बताए और अंजलि खुद उस प्लॉट के बारे में नीरज से बात करे। दादी को मारने की बात मैं सोच भी नहीं सकता। लेकिन संजय, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। I'm sorry अंजलि, I'm sorry। देखिए मैडम, अब ये केस बहुत डिफिकल्ट हो गया। आपकी दादी के मर्डर के लिए हमारे पास किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक ये डेथ नेचुरल है। और सर वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट? वो अभी आना बाकी। संजय जी, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, कुछ फॉर्मेलिटीज और पेपर वर्क्स पूरी करनी है। आइए जी। आपका शक बिल्कुल सही है अंजलि जी, ये कोई सिंपल नेचुरल डेथ नहीं है, ये केस कुछ और ही कर रहा है। देखिए, आपके घर का एक भी लॉक, दरवाज़ा या खिड़की टूटा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो कोई भी है घर के अंदर तक पहुंचा है।
मतलब साफ है, वो कोई ऐसा है जिसके पास घर की चाबी होती है। हरीश, आपका नौकर, उसके पास भी एक चाबी होती है ना? जी। तो ये हरीश ही तो कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा है। गायकवाड़ जी सर, एक काम करो, उसे थाने उठाकर लेकर आओ। अबे रुक, हाँ साहब। चल तेरे को थाने ले जाना है, पूछताछ करनी है। साहब उस दिन बड़े साहब को सब सच बता दिया था ना। चल ना, बड़े साहब ने ही बुलाया तेरे को। अब मैंने अरे कुछ नहीं सारे कहा, सवाल मेरी जवाब तू ही गलती करेगा क्या? थाने चल के ही बताएंगे तेरे को सब कुछ। साहब, ये कह रहा था मैंने साहब को उस दिन सब कुछ बता दिया है, फिर क्यों दोबारा लेकर जा रहे हो? हाँ बेटा, लेकिन तूने हमें ये थोड़ी बताया था कि उस दिन के बाद तू गायब होने वाला है, वो भी अपर्णा जी के घर के चाबी लौटाए बिना, अपने पगार लिए बिना। हाँ क्यों बे? बोल। साहब हमारे पास कोई चाबी नहीं थी साहब। कुछ दिन पहले सब्जी लेने मार्केट गए थे, तभी चाबी घर भूल गए थे साहब सच में। बेल क्यों बजाई तूने? हाँ, चाबी कहाँ है तेरी? मैडम वो गलती से चाबी हम घर में ही भूल गए, आइंदा से याद से लेकर जाएंगे। इस महीने में ये तीसरी बार हुआ है तेरे साथ। हाँ, अगर चाबी रख के उसे इस्तेमाल नहीं करना है तो रख के फायदा ही क्या? जा पहले अंदर जा और मुझे चाबी लाके दे। चाबी लेके आ। जी। मुझे चाबी चाहिए। भी मैं हो गई, चाबी ये भूल रहा है। बस उसी दिन के बाद मैडम ने हमसे चाबी ले ली। माता रानी की कसम साहब, उस दिन के बाद हमने चाबी को देखा तक नहीं। अंजलि, बहुत भूख लगी है। मैं पहले चेंज कर लेती हूँ, तब तक आप भी फ्रेश हो जाइए, उसके बाद खाना लगाती हूँ। वापस चले जाओ तुम लोग, वरना अच्छा नहीं होगा। कौन हो तुम लोग? ए रुको, कौन हो? देखो संजय, बायर बहुत अच्छा है, मैं बोल रहा हूँ। लो, अंजलि भी आ गई। अंजलि, नीरज एक बहुत अच्छा डील लाया है। दादी के घर और प्लॉट को मिलाकर पूरा 2 करोड़ का डील दे रहा है, और 1 टाइम चेक पेमेंट करने के लिए भी होता है। देखो, मैं तो यही कहूँगा कि डील बहुत अच्छी है, दोबारा ऐसा बायर मिले ना मिले। अंजलि, मुझे लगता है कि हमें ये डील कर लेनी चाहिए। संजय, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। मैं इस तरह ऑन द स्पॉट डिसाइड नहीं कर सकती। मैं अभी आती हूँ। अंजलि, जरा बात तो सुनो। संजय, जाने दो, बाद में।
अपने साथ हो रही घटनाओं ने अंजलि को यकीन दिला दिया था कि उसकी दादी की मौत नेचुरल डेथ नहीं थी, बल्कि किसी ने उन्हें मारा था। और अब शायद वो शख्स अंजलि के पीछे पड़ा था। खतरा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। वापस चले जाओ तुम लोग, वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ इंस्पेक्टर साहब। अंजलि जी, आपकी दादी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। देखिए, उनकी मौत तो सांस रोकने की वजह से ही हुई, जो कि अस्थमा के अटैक की वजह से भी हो सकता है। लेकिन उनके बॉडी पे ऐसे कई सारे चोट के निशान हैं, जिससे ये साबित होता है कि उन पे हमला किया गया था, किसी ने उनको पीटा भी था। अंजलि जी, इट्स नॉट अ नेचुरल डेथ, ये एक मर्डर है। अंजलि जी, इट्स नॉट अ नेचुरल डेथ, ये एक मर्डर है। अंजलि जी, इट्स नॉट अ नेचुरल डेथ, ये एक मर्डर है। हेलो, तुम इस वक्त अकेली हो या पति के साथ हो? कौन बोल रहा है? तुम इस वक्त अकेली हो या पति के साथ हो कौन तुम? सामने आओ ना। तुम्हें फंसाया जा रहा है, आगाह कर रहा हूँ, तुम फंसोगी तुम। हेलो हेलो हेलो, भैया गाजर कैसे 20 का पाव किलो। पाव किलो दे दीजिए। अंजलि को धीरे धीरे समझ आने लगा था कि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस रही है। सरेआम किसी ने उसे डराने और मारने की कोशिश की। आखिर कौन था ये शख्स और उसे अंजलि से चाहिए क्या था? सच्चाई अब अंजलि से ज्यादा दूर नहीं थी। भगवान का शुक्र है अंजलि कि वो पानी था, एसिड नहीं था। जरा सोचो अंजलि, देखो कोई तुम्हें धमकी दे रहा है, तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं जानना है कि दादी को किसने मारा नहीं मारा। आई नो, मैं जानता हूं कि मैं बहुत रूड और मीन साउंड कर रहा हूं। जरा सोचो अंजलि, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा अंजलि, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अंजलि, अंजलि देखो मेरी बात मानो, ये जो भी प्रॉपर्टी है, ये प्लॉट है, इसे बेच डालो और यहां से निकल लो। तुम सही कह रहे हो संजय। नीरज को फोन करके बोल दो कि हम सब कुछ बेचने को तैयार हैं। मुझे खत्म करना है ये सब। ठीक है, ये ठीक रहेगा। थापर जी, ये यहां पे सेंड कर दीजिए। अंजलि, तुम बस इसके नीचे यहां सेंड कर दो। एक्सक्यूज मी। हेलो, साइन मत करना, तुम्हें फंसाया जा रहा है। मुझसे एक बार मिल लो, मैं तुम्हें सब ठीक से बताऊंगा। सिर्फ आज साइन मत करना। तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ मैं। अपना अच्छा चाहती हो तो किसी से मेरे बारे में कुछ भी मत करो। लेकिन मुझसे मिलने के बाद भी अगर तुम्हें ये डील करनी हो तो फिर तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हें भरोसा नहीं तो मिलने की जगह भी तुम्हें बता देना। मैं तुम्हें फिर से फोन करूंगा। बाय। हेलो। इसी बिजनेस को बढ़ाने के लिए अरे संजय, हमें अभी चलना होगा। सॉरी नीरज जी, हमें चलना होगा। सॉरी मिस्टर थापर,
ये डील हम शाम को कर लेते हैं मिस्टर थापर। चलो संजय। अरे लेकिन ऐसे कैसे जा सकते हो बीच में हम? प्लीज संजय, जरूरी काम है। अंजलि कोई खास बात? जी जी नीरज जी, जरूरी काम है। चलो संजय, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। चलो नीरज, मैं रोहन, मैंने ही आपको कॉल किया था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ प्लीज आइए। संजय, ये रोहन है जिन्होंने फोन किया। ओह हेलो। आई एम सो सॉरी, मुझे इस तरह से आप लोग को बार बार कॉल करने पड़े, लेकिन बिलीव मी, मैं सिर्फ आप लोग की मदद करना चाहता हूँ। ये जो कुछ भी आपके साथ हुआ है या होता आ रहा है, ये मेरे साथ 2 महीने पहले हो चुका है। मेरे पापा की डेथ के बाद सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई। मुझे तो यहाँ रहना ही नहीं था। एक दिन एक डीलर एक क्लाइंट ले आया और मुझे कहा कि ये बहुत अच्छे रेट में तुम्हारी प्रॉपर्टी लेना चाहता है। मैंने उसे सारी प्रॉपर्टी बेच दी। उसने भी मुझे आधा कैश और आधा चेक में पेमेंट करके डील डन कर दी। अगले ही दिन वो कैश का बैग चोरी हो गया और मुझे तब पता चला कि जिस डीलर पे भरोसा करके मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेची है, उसने मेरी प्रॉपर्टी मार्केट के रेट से सिर्फ 10% रेट में बिकवा दी थी। लेकिन मैं क्या करता? डील डन होने के बाद किससे लड़ता? जब मैंने और तहकीकात की तो मुझे पता चला कि मेरे पापा की डेथ एक्सीडेंट से नहीं हुई थी, बल्कि उनका खून हुआ था। और ये सब उस डीलर ने ही करवाया था। ये उसी डीलर का प्लान था। अंजलि, तुम उस प्रॉपर्टी डीलर का नाम सुनोगी तो और भी हैरान हो जाओगी। नीरज? हाँ, नीरज। वो इस तरह से अकेले रहने वाले लोगों को मरवा देता है। रिश्तेदारों के आसपास ऐसा माहौल बना देता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी कम दाम में बेच दे। वो लोग भाड़े के लोग होते हैं। वो खुद ही उन्हें पैसा देता है और खुद ही चोरी करवा लेता है और फिर उसी प्रॉपर्टी को मार्केट रेट में बेच देता है। मुझे भी उसने 50% कैश और 50% चेक में पेमेंट करने की बात की थी। हाँ, इसीलिए मैं आपको आगाह करने आया हूँ। वो लोग बहुत ही खतरनाक हैं। हेलो अंजलि जी, आप ये डील कर लीजिए। सब कुछ सुनने के बाद भी आप मुझे ये डील करने को कैसे कह सकते हैं? विश्वास कीजिए, मैं उसे सही वक्त पे अरेस्ट करूंगा। आपकी प्रॉपर्टी आपकी रहेगी। ठीक है, आइए। अंजलि यहाँ। जी। गुड, नाउ डील इज डन। ये रहा आपका 1 करोड़ का चेक और ये रहा 1 करोड़ कैश। कंग्रेचुलेशन। बधाई हो संजय, बधाई हो। बधाई नीरज, तुम्हें भी। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू नीरज। धन्यवाद थापर साहब। थैंक यू मिस्टर थापर। बधाई थापर साहब। थापर आपको भी। ये तुमने बहुत सही डिसीजन लिया अंजलि। अब तुम लोग दोनों बेफिक्र होकर, तुम और संजय, नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करो। देखो, मैं जानता हूं कि दादी जी की यादें इस प्रॉपर्टी के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो। ये थापर जी बहुत अच्छे आदमी हैं, जैसा अपर्णा जी चाहती थी। ओके नीरज। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू थापर साहब। चलो चलते हैं। ये मेरे लिए? जी हाँ, और ये कैश भी। ओके ओके, बाय। चलो बाय। बाय, गुड लक।
अगर उसने बदतमीजी की ना तुम्हारे साथ तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा सर। रुको रुको संजय संजय ऑटो रिक्शा आ जाओ ओए रिक्शा चलो चलो के पीछे चलो चल 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 उधर आगे चलो। कुछ भी बोलो, भाई का काम सही होता है। अपने पास इतना दिमाग होता ना तो आज ही माल अपना होता। सही बोल रहे हो। बड़ा माल हाथ लगाया बड़ा, बड़ा। चलो। अरे मेरे शक्कर के महादेव, 20 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 करोड़ में खरीद के आ रहा हूं। इससे ज्यादा फायदे का सौदा हो ही नहीं सकता। बस अपने लॉयर से बात करके सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके देखना, इस सौदे में मैं 19 करोड़ की प्रॉफिट कमाऊंगा। कितना? 19 करोड़। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन नीरज। अंजलि, संजय, आओ आओ ना, आओ। प्लान बहुत अच्छा था, सीरियसली आई मीन इट। लेकिन क्या करें नीरज साहब, ये क्राइम चीज ही कुछ ऐसी है, कितनी भी कोशिश कर लीजिए ना कहीं से राज खुल ही जाता। देखिए, आप लोगों को कुछ गलत फहमी हो गया। हम तो पकड़ो इसे, पकड़ो। क्या आप लोगों को गलत फहमी हुई है। मैं अंजलि जी और इनके पति तुम्हें अच्छे दोस्त मानते थे और तुम यहाँ बैठ के आराम से पहले इन्हीं लोगों की दादी का खून कर दिया और अब इनको लूटने चले थे, है ना? पूरी कहानी क्या है, सच सच बताओ, नहीं तो हम उगलवाएंगे। मैं बताता हूँ क्या 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 किया हमने। ये लोग नौकर रखवाना चाहते थे अपर्णा जी के घर में, तो मैंने वहाँ नौकर रखवा दिए हरीश को। लेकिन वो नौकर हरीश वो मेरा आदमी था, और जिस दिन वो काम करना था उस दिन। मैडम, हम 2 घंटे के लिए बाहर हुए हैं, 1 बजे तक आ जाएंगे। ठीक है बेटा, लेकिन पक्का जल्दी वापस आना, 1 बजे के पहले। हाँ जी मैडम। ठीक है। हाँ भैया, घर से निकल चुके हैं और डुप्लीकेट चाबी आपको दे चुके हैं, ठीक है? हाँ। और मैंने तुरंत अपने आदमी को वहाँ भेज दिया और उन लोगों ने
मर गई बुढ़िया। तकिया रख। बस ले। उसके बाद अंजलि और संजय यहाँ आ गए। मुझे संजय के फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में मालूम था, तो मैंने इन लोगों पे और प्रेशर डाला। अपने आदमियों से धमकी दिला के और 2 करोड़ का बायर लाके। बायर भी मेरा ही आदमी था। पूरा का पूरा फायदा सिर्फ मेरा ही था। और फिर तुमने इन लोगों के हाथों 1 करोड़ कैश भी लूट लिया, है ना? जी। नीरज, जब मैं मुंबई में होती थी और दादी यहाँ, पता है मैं किस यकीन के साथ वहां चैन से जी पाती थी? ये कि वहां एक शुभचिंतक है, एक अच्छा दोस्त है जो मेरी जिंदगी की सबसे अनमोल इंसान का ख्याल रखता है। लेकिन नहीं, तुम पे भरोसा करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उस नौकर हरीश को उठा के लेके आओ। जी सर। अब उसका बाकी का वक्त जेल में ही बीते। चलो। अंजलि, नहीं। आज के जमाने में किस पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं, ये तय करना बेहद मुश्किल हो गया है। कब कौन किस मौके पर हमारा बुरा कर बैठे कोई नहीं जानता। बाहर का व्यक्ति होने के बावजूद नीरज पर अपर्णा जी को पूरा भरोसा था, और फिर उसी नीरज ने उन पर जानलेवा हमला करवाया और फिर उनका खून करवा दिया। कारण सिर्फ पैसा। पैसा एक ऐसी चीज है जो खून के रिश्तों तक में दरार पैदा कर दे, तो फिर पड़ोसी का रिश्ता क्या चीज है। नीरज को अपर्णा जी की हत्या के लिए आईपीसी के सेक्शन 302, आपराधिक षड्यंत्र के लिए सेक्शन 120B और धोखाधड़ी के लिए सेक्शन 420 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अपर्णा जी के नौकर हरीश को भी गिरफ्तार कर लिया गया और इस षड्यंत्र में शामिल होने के लिए उसे सेक्शन 120B के तहत 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। इसीलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए हर उस व्यक्ति से जो आपके बहुत ज्यादा नजदीक आने की कोशिश करे। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।